हाँ सर, मैं शिवजी राम बलौदा एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश। राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। यहीं से प्रॉपर इतिहास सीरीज शुरू होने जा रही है राजस्थान की। उम्मीद है हम इसे 15-20 दिन के पीरियड के अंदर समाप्त कर लेंगे और इसे पढ़ लेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की बात करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा हर्ष की मृत्यु के बाद राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो चुकी थी, क्योंकि हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को एकता में बांध रखा था, यानी पूरे उत्तर भारत पर उनका अधिकार था। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो पूरा उत्तर भारत बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में बंट जाता है और उन पर अलग अलग राजवंश शासन करना शुरू करते हैं। इन्हीं राजवंशों में गुर्जर प्रतिहारों का स्थान भी अद्वितीय था, यानी इनके जैसा कोई दूसरा नहीं था। गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल की बात करें तो ये 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इनका शासनकाल था, यानी लगभग 600 वर्ष। बात करते हैं इनकी उत्पत्ति को लेकर। इनकी उत्पत्ति के संबंध में पहला विचार है कि गुर्जर प्रतिहार गुर्जर थे। ऐसा कहते हैं नीलकुंड लेख, राघनपुर लेख, देवली लेख, करडाह लेख, स्कंद पुराण तो इत्यादि के लेख ये कहते हैं कि प्रतिहार गुर्जर थे। नीलकुंड, राघनपुर, देवली, करडाह, स्कंद पुराण। अरब यात्री जितने भी आए, सुलेमान वगैरह, अल मसूदी, सुलेमान वगैरह, तो अरब यात्री इन गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज या अल गुर्जर लिखते हैं और ये गुर्जर शब्द का अपभ्रंश है, यानी इसका अर्थ गुर्जर ही था। बात करें ह्वेनसांग की, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, तो ह्वेनसांग इन्हें कुचेलो लिखता है। कुचेलो का अर्थ भी गुर्जर ही था। उत्पत्ति के संबंध में दूसरा विचार हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है कि गुर्जर लक्ष्मण के वंशज थे। लक्ष्मण कौन? भगवान राम जी के भाई। तो ये दूसरा विचार है कि गुर्जर लक्ष्मण जी के वंशज थे। तो देखो, पहले इसे ध्यान से देखना है सभी को। ऐसा ग्वालियर लेख कहता है, जो कि मिहिर भोज के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था, ग्वालियर लेख। तो ये कहता है कि गुर्जर लक्ष्मण के वंशज थे। दरअसल इस लेख में नागभट्ट को, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक माने जाते हैं, तो नागभट्ट को राम का प्रतिहार लिखा है, यानी भगवान राम का द्वारपाल बताया है इनको। प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। तो ग्वालियर लेख कहता है कि नागभट्ट जो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे और ये भगवान राम के प्रतिहार थे। तो जब मेघनाथ, यानी रावण के पुत्र मेघनाथ ने, जिन्होंने इंद्र को भी हरा दिया था, भगवान इंद्र को भी हरा दिया था, तो मेघनाथ ने जब राम जी के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, तब मेघनाथ के विरुद्ध राम जी के, यानी भगवान श्री राम को नुकसान नहीं पहुंचाने से रोकने को लक्ष्मण और मेघनाथ के विरुद्ध युद्ध हुआ। तो लक्ष्मण ने राम के प्रतिहार का काम किया और इन्हीं लक्ष्मण के वंशज क्या कहलाए? प्रतिहार कहलाए। देखो, इसी लेख में प्रतिहारों का मूल पुरुष किसे बताया गया है? हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण को बताया गया है और इस हरिश्चंद्र का उपनाम था रोहिला सिद्ध। क्या नाम था उपनाम? रोहिला सिद्ध। तो रोहिला सिद्ध इनका उपनाम था। तो हरिश्चंद्र को इन्होंने ब्राह्मण लिखा है इसी ग्वालियर लेख में। बात करें हरिश्चंद्र ब्राह्मण के परिवार की, तो इनके 2 पत्नियां थी। एक ब्राह्मण पत्नी थी तो वो ब्राह्मणी हो गई, एक क्षत्रिय पत्नी थी तो वो क्षत्राणी हो गई और इन क्षत्राणी का नाम था भद्रा।
क्या नाम था? बद्रा। तो बद्रा छत्राणी और हरीश चंद्र से जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें प्रतिहार क्षत्रिय कहा गया और इन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय कहा गया, ब्राह्मणी से। तो हम बात करेंगे जो प्रतिहार हम पढ़ने जा रहे हैं वो सभी बद्रा नामक छत्राणी से उत्पन्न है। ठीक है, ये राजवंश यहीं से शुरू होता है, यूं माना आप, हरिश्चंद्र ब्राह्मण और बद्रा से। तो इस रोचक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं, दिख रहा है? एक मिनट। लेकिन सभी विद्वान इस विचार से एकमत नहीं है कि ये सभी प्रतिहार हरिश्चंद्र और बद्रा से उत्पन्न है। कुछ विद्वानों ने अलग अलग मत रखे हैं, वो मत हम देख लेते हैं जरा। सबसे पहले भंडारकर की बात हमने पहले ही कर ली पिछले वाले भाग में, राजपूतों की उत्पत्ति में, कि भंडारकर सभी क्षत्रियों को और इनमें से भी अधिकांश क्षत्रियों को क्या बताते हैं? गूजरों से व्युत्पन्न बताते हैं। तो यहाँ गूजर प्रतिहारों को भी भंडारकर गूजरों से उत्पन्न बताते हैं और गूजरों को भंडारकर विदेशी मानते हैं। कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम की बात करें तो कलिंगम गूजर प्रतिहारों को शक व यूची उनके वंशज मानते हैं, यानी शकों के वंशज मानते हैं। स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले ये विद्वान गूजर प्रतिहारों को हुणों से उत्पन्न मानते हैं। तो हुण भी विदेशी थे, शक भी विदेशी थे और गूजर भी विदेशी थे। कैनेडी नामक विद्वान, कैनेडी इनको ईरानी बताते, यानी ये ईरान से आए थे, ऐसा कैनेडी का मानना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरानी कौन बताता है? कैनेडी बता रहा है। गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, ये राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा और के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो ये तीनों इतिहासकार ये मानते हैं कि गूजर प्रतिहार इंडियन ही थे, यानी ये केवल भारतीय थे, विदेशी नहीं थे। तो ये सब विचार है। अब बात करें इनके मूल निवास स्थान की। मूल निवास स्थान के बारे में बात करें तो मूल निवास स्थान भी ज़्यादातर विद्वान 3 मूल निवास स्थान मानते हैं इनके। सबसे पहले बात करें तो कुछ विद्वान इनका मूल निवास मानते हैं गुर्जरात्रा क्षेत्र, जो पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है, गुर्जरात्रा। और ऐसा जोधपुर अभिलेख जो 836 एडी का है, 836 एडी यानी 836 ईस्वी का है। और एक घटियाला लेख, ये 836 और 861 एडी के हैं। तो कुछ जोधपुर शिलालेख तो लिखवाया था बाउक प्रतिहार ने और घटियाला लिखवाए थे कक्कुक शिलालेख ने। ये 2 शिलालेख हैं घटियाला के। तो जोधपुर वो घटियाला लेख में गूजर प्रतिहारों का मूल निवास स्थान माना गया है गुर्जरात्रा क्षेत्र। विद्वान है H.C. रे, यानी H.C. रे नामक विद्वान इनका मूल निवास स्थान गूजर प्रतिहारों का मंडोर क्षेत्र को मानते हैं, जो कि इनकी सबसे पहले राजधानी भी थी मंडोर। तो H.C. रे क्या मानते हैं कि ये मंडोर से थे। अब देखो, अनेक विद्वान इनका मूल निवास उज्जैन या अवंती को मानते हैं, जो अवंती पुराना नाम था उज्जैन का, उस क्षेत्र का। तो उज्जैन को इनकी राजधानी मानते हैं और इससे ज़्यादातर विद्वान एग्री भी करते हैं, सहमत भी हैं। उज्जैन या अवंती के संबंध में संजन ताम्रपत्र, जो कि राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष का है, तो संजन ताम्रपत्र में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रकूटों के जो संस्थापक थे, यानी राष्ट्रकूट राजवंश की नींव डालने वाले पहले व्यक्ति थे दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग के प्रतिहार का काम इन्होंने किया था। यानी दंती दुर्ग जब यज्ञ कर रहे थे तो रग की रक्षा में जो गेट है वहां पर कौन तैनात थे? वहां गूजर प्रतिहार तैनात थे। ये कहता है कौन? संजन ताम्रपत्र। और ध्यान रहे ये दंती दुर्ग ने यज्ञ किया था उज्जैन में। हरिवंश पुराण जैन ग्रंथ है और हरिवंश पुराण भी ये कहता है कि गूजर प्रतिहारों का मूल निवास स्थान उज्जैन या अवंती था, यानी उज्जैन ही था। तो हम ये याद रखें, अगर गूजर प्रतिहारों के मूल निवास स्थान की बात करें तो जोधपुर घटियाला लेक तो गुजरातरा मानते हैं, H.C. रे मंडोर मानते हैं और बाकी सभी क्या मानते हैं? उज्जैन या अवंती। अब बात करें प्रतिहारों की शाखाएं, क्योंकि प्रतिहार
अनेक शाखाओं लिए हुए थे, अनेक शाखाओं युक्त, यानी प्रतिहारों ने अलग अलग क्षेत्रों पर राज किया है। तो इसलिए सबसे पहले बात करें इनकी शाखाओं की, तो प्रतिहारों की अनेक शाखाएं थी। मूणोत नैणसी, तो मूणोत नैणसी ने अपनी ख्यात लिखी है, उसका नाम था मूणोत नैणसीरी ख्यात। तो उसमें प्रतिहारों की 26 शाखाएं उन्होंने बताई। उनका ये मानना था कि 26 जगह प्रतिहार राज कर रहे थे, राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी। तो ऐसे टोटल कितनी ब्रांचेज बताई उन्होंने? 26। इनमें मुख्य रूप से उन्होंने राजोगढ़, मंडोर के प्रतिहार, बड़ौच के प्रतिहार, जालोर के प्रतिहार, उज्जैन के प्रतिहार और कन्नौज के प्रतिहारों को लिखा। यानी ये ब्रांचेज इंपॉर्टेंट थी। तो हम इन्हीं शाखाओं का अध्ययन करेंगे। अब यहां तक था बेसिक, यानी परिचय की बात करें कि प्रतिहार कौन थे, इनका मूल निवास स्थान क्या था और इनकी टोटल ब्रांचेस। तो वो आप 26 याद रखना नैणसी के हिसाब से। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मंडोर के प्रतिहार। अभी तक हमने पढ़ा हरिश्चंद्र और बद्रा के बारे में। दोनों पति पत्नी थे। बद्रा छत्राणी थी जो हरिश्चंद्र की ही दूसरी पत्नी थी। तो हरिश्चंद्र और बद्रा से 4 पुत्र उत्पन्न हुए हरिश्चंद्र को। दद्द नामक, रज्जिल नामक, कद्दल नामक और भोगभट्ट, यानी 4 पुत्र हुए। उनके नाम क्या थे? दद्द, रज्जिल, कदल और भोगभट्ट। इन चारों पुत्रों ने मिलकर मांडव्यपुर को जीता। मांडव्यपुर यानी मंडोर का पुराना नाम। तो चारों ने मिलकर मंडोर को जीता और इसे अपनी राजधानी बना लिया। तो देखो प्रतिहारों की सबसे पहले राजधानी कौन सी बनी? मंडोर। अब बात करते हैं आगे की। रज्जिल का पोता था, उसका नाम था नागभट्ट फर्स्ट। क्या नाम है? नागभट्ट प्रथम। ये इस गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला पराक्रमी शासक था। न केवल मंडोर के प्रतिहारों का, बल्कि नागभट्ट फर्स्ट को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वैसे संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। तो देखो नागभट्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं केवल मंडोर के प्रतिहारों के बारे में। तो नागभट्ट फर्स्ट प्रथम पराक्रमी शासक, इन्होंने इस राज्य का विस्तार किया। मंडोर के अलावा भी इन्होंने मेड़ता को जीता और मेड़ता को नई राजधानी बना लिया। मंडोर अभी जोधपुर जिले में पड़ता है और मेड़ता अभी नागौर जिले में पड़ता है। तो मंडोर को तो चारों भाइयों ने मिलकर जीता था और फिर इन्हीं चारों भाइयों में से रज्जिल के पोते नागभट्ट फर्स्ट ने मेड़ता को भी जीता और उसे नई कैपिटल बना लिया। तो अब एक तरीके से प्रतिहारों के, जो मंडोर के प्रतिहार हम पढ़ रहे हैं, उनके 2 मुख्य केंद्र हो गए। कितने मुख्य केंद्र हो गए? 2 मुख्य केंद्र हो गए। तो वो जो 2 मुख्य केंद्र थे उनके नाम हैं, एक केंद्र का नाम हो गया मंडोर। क्या नाम हो गया? मंडोर। और दूसरे का मेड़ता। नागभट्ट फर्स्ट ने मेड़ता को राजधानी बना लिया था। हो गया। अब आगे हाँ तो साथियों, नागभट्ट फर्स्ट के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था तात और एक का नाम था भोज। नागभट्ट फर्स्ट ने तात को तो मंडोर दे दिया और भोज को मेड़ता दे दिया। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, थोड़े समय बाद में तात का राजकाज में मन नहीं लगा और ये भाई साहब हो गए सन्यासी। तात सन्यासी बन गए तो बचे केवल एक ही राजा भोज, जो कि मेड़ता पर राज कर रहे थे। तो मंडोर भी इनके हिस्से आ गया वापस, क्योंकि इनके भाई साहब तो क्या हो गए? सन्यासी हो गए। तो दोबारा से मंडोर और मेड़ता मिलकर एक ही केंद्र बन गए और फिर से राजधानी मंडोर हो गई। ठीक है। तो अब वापस इनका एक ही केंद्र हो गया मंडोर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेड़ता आज़ाद हो गया, मेड़ता मंडोर के अंडर में ही रहा, यानी कैपिटल मेड़ता ही रह गई, वो मंडोर ही रह गई अब। ठीक है। आगे बात करते हैं। इस तात और भोज के बाद में जो आगे वाले राजाओं का क्रम है, उसमें इतिहासकारों को काफ़ी दिक्कत है और इतिहास की अमूमन हर पुस्तक में आगे कोई वर्णन नहीं मिलता है किसी भी राजा का, तो हम भी उसको छोड़ देते हैं। बाद में अगले राजा आते हैं सिलूक। ये इस मंडोर जो प्रतिहार थे उस वंश की 10वीं पीढ़ी के राजा थे। यानी हरिश्चंद्र की कौन सी पीढ़ी हो गई? 10वीं पीढ़ी।
तो वो राजा हुए सिलूक नामक। इनका योगदान देखें तो इन्होंने देवराज भाटी जो जैसलमेर पर राज कर रहे थे, तो उनको हराकर वल्ल मंडल को अपने राज्य में मिला लिया। उस समय जैसलमेर को क्या कहा जाता था? वल्ल। तो जैसलमेर को मिलाया था सिलूक ने। सिलूक के 2 पत्नियां थी, ठीक है। एक का नाम था भाटी रानी पद्मनी, दूसरी का नाम था दुर्लभ देवी। तो सिलूक के पुत्र बाउक ने सिलूक के बाद में मंडोर की गद्दी स्वीकार की और उस पर वो आसीन हुए, उस पर बैठे। अब अगले राजा है बाउक। माता का नाम भाटी रानी पद्मनी। माता का नाम क्या है? भाटी रानी पद्मनी। पिता का नाम सिलूक। बाउक का योगदान देखते हैं। इन्होंने भोकुपा का युद्ध लड़ा और उसे जीता भी। ये युद्ध इन्होंने राजा मयूर के खिलाफ लड़ा था। तो बाउक का एक तो ये योगदान हो गया कि इन्होंने भोकुपा का युद्ध जीता, ये इनकी उपलब्धि है। जोधपुर प्रशस्ति इन्होंने उत्कीर्ण करवाई, जो कि सबसे पहले इन्होंने मंडोर में ही रखवाई थी ये प्रशस्ति, बाद में इसे जोधपुर ले जाया गया, ठीक है। तो ये जोधपुर प्रशस्ति के उत्कीर्ण करता यानी उसको उत्कीर्ण करवाने वाले शासक का नाम है बाउक प्रतिहार, कभी नहीं भूलना है। और ये प्रशस्ति है 836 ईस्वी की, ये अभी जस्ट पहले वाले पेज में हमने पढ़ा था। इस प्रशस्ति में बाउक प्रतिहार ने अपने वंश का वर्णन किया है। आगे जिस शासक का नाम है वो है बाउक के भाई कक्कुक का, यानी बाउक के बाद में कक्कुक ने शासन किया। ये बाउक के पुत्र नहीं है, भाई है। तो इनके पिता का नाम भी सिलूक और माता का नाम दुर्लभ देवी, यानी बाउक और कक्कुक सगे भाई नहीं है, ठीक है। दोनों की माँ अलग अलग है, बाउक की पद्मनी है और कक्कुक की है दुर्लभ देवी, लेकिन पिता का नाम, पिता सेम है, दोनों के पिता एक ही है और उनका नाम है सिलूक। तो बाउक ने तो जोधपुर का प्रशस्ति या जोधपुर का लेख उत्कीर्ण करवाया था और कक्कुक ने घटियाला, जो जोधपुर में ही पड़ता है अभी वर्तमान में, तो घटियाला नामक स्थान पर 2 अभिलेख उत्कीर्ण करवाए इन्होंने, एक 837 एडी में और एक 872-73 एडी में, अभी अपने ने पढ़ा था। तो इन लेखों में इन्होंने भी अपने वंश की जानकारी दी है और इन लेखों में ये लिखा हुआ है, घटियाला वालों लेखों में, कि कक्कुक ने ये लिखा है कि मरु क्षेत्र यानी मारवाड़, माड़ क्षेत्र यानी जैसलमेर, बल्ल क्षेत्र यानी बाड़मेर जैसलमेर, तमणी यानी मालानी क्षेत्र जो बाड़मेर में पड़ता है, अज्ज क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश। यहाँ तक ये लिखते हैं कि इन क्षेत्रों में मरु, माड़, बल्ल, तमणी, अज्ज, इन क्षेत्रों में मेरी लोकप्रियता थी, यानी मेरे को लोग जानते थे। ये ऐसा कक्कुक प्रतिहार लिखते हैं घटियाला लेख में। तो इन क्षेत्रों में कक्कुक प्रतिहार की लोकप्रियता का वर्णन घटियाला अभिलेख में मिलते हैं। घटियाला अभिलेख में ये जानकारियाँ मिलती है। कक्कुक के बाद में प्रतिहारों का, जो मंडोर के प्रतिहार थे, तो मंडोर की सत्ता पर कौन से राजा विराजमान हुए, इस बारे में जानकारी नहीं मिलती है, जानकारी का अभाव है। कक्कुक के बारे में ही कुछ अन्य जानकारियां देख ले घटियाला लेख के अलावा, कि भीलों की बस्तियां जलाकर इन्होंने शांति स्थापना की। भील वहाँ पर मंडोर के क्षेत्र में, मंडोर के आसपास हुड़दंगबाजी करते थे, तो इन्होंने भीलों की बस्तियां जला दी और वहाँ पर शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित कर दिया। इसके अलावा कक्कुक ने 2 जय स्तंभ भी स्थापित किए अपनी विजयों के उपलक्ष्य में, और 2 जय स्तंभ इन्होंने एक तो घटियाला नामक स्थान पर और एक मंडोर नामक स्थान पर उत्कीर्ण करवाए। तो अब वहाँ से शुरू करते हैं बात कि कक्कुक के बाद में आगे के राजाओं की जानकारी हमें नहीं मिलती, जानकारी का अभाव है। लेकिन बात करें लगभग 1145 ईस्वी की, यानी लगभग 1145 ईस्वी की बात करें, मंडोर लेख ये 1145 ईस्वी का है। इस लेख के उत्कीर्ण करता है सहजपाल चौहान और ये लिखते हैं कि 1145 एडी के आसपास मंडोर वाले क्षेत्र में, मंडोर मेड़ता वाले क्षेत्र में चौहान हावी हो चुके थे, यानी प्रतिहारों का राज सिमट कर रह गया था और प्रतिहार केवल अब मंडोर दुर्ग के ही राजा रह गए थे। दुर्ग के बाहर किनका राज हो गया था? चौहानों का। और उस समय दुर्ग किन के अंडर था?
प्रतिहारी राज कर रहे थे दुर्ग पर तो, लेकिन प्रतिहारों की इंदा शाखा का राज था, यानी इंदा प्रतिहार के वंशजों का शासन चल रहा था। 1145 एडी के आसपास इंदा प्रतिहार का शासन था। कहाँ पर? मंडोर पर। और मंडोर के बाहर मेड़ता वगैरह और सभी क्षेत्र, यानी दुर्ग के बाहर के सभी क्षेत्र लगभग चौहानों के कंट्रोल में आ चुके थे। इस दुर्ग पर भी देखो लगातार हमीर परिहार के आक्रमण हो रहे थे। लगातार इस दुर्ग पर भी हमीर परिहार के आक्रमण हो रहे थे, यानी वो दुर्ग से भी बाहर निकालना चाह रहे थे इनको। भाई तुम ये जो आखिरी तुम्हारा केंद्र है प्रतिहारो, इसे भी छोड़ो। आगे बात करें, विवश होकर, यानी परिहार के आक्रमणों से, हमीर परिहार के आक्रमणों से विवश होकर, परेशान होकर इन्होंने, प्रतिहारों ने, इंदा शाखा के प्रतिहारों ने चूंडा राठौड़ से अपनी कन्या का, यानी प्रतिहारों की कन्या का विवाह किया। और चूंडा राठौड़ को दहेज में इन्होंने मंडोर दुर्ग भी दे दिया, जो इनकी अंतिम निशानी थी। ठीक है, तो अब हम ये मानते हैं कि दहेज में मिलने के बाद में मंडोर का दुर्ग भी किनके कंट्रोल में आ गया? राठौड़ों के। तो अब इस प्रकार मंडोर के प्रतिहारों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इस क्षेत्र के नए मालिक, नए शहंशाह कौन बनकर उभरते हैं? राठौड़। ठीक है, तो ये तो थे मंडोर के प्रतिहार। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रसिद्ध क्षेत्र भड़ोच की और वहाँ के प्रतिहारों की। ज़्यादा बोरिंग नहीं है, छोटा सा पार्ट है, केवल एक राजा आएंगे दद्द नाम के, उनके बारे में पढ़ेंगे बस, और कुछ भी नहीं है। बड़ोच में सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उज्जैन के प्रतिहार। तो ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखे। बड़ोच के प्रतिहार ये कौन थे, इस बारे में इतिहासकारों में क्या है? मतभेद है। भाई इनका मंडोर वाले प्रतिहारों से क्या संबंध था, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये इसलिए पढ़े जा रहे हैं क्योंकि बड़ोच में भी प्रतिहारों की सत्ता थी, उनका अधिकार था। नांदीपुरी के दान पत्रों से ये बात प्रमाणित होती है। और दान पत्रों में जितने भी दान पत्र थे उनमें इनको सामंत या महासामंत की उपाधि से संबोधित किया गया है बड़ोच वालों को। तो ऐसा माना जाता है कि ये शायद राजा नहीं थे बल्कि केवल सामंत ही थे। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा मंडोर के प्रतिहारों से ये मानते हैं कि मंडोर के प्रतिहारों के ये सामंत थे बड़ोच वाले, और वो ये कहते हैं कि कुछ बड़ोच वाले प्रतिहार मंडोर के अलावा गुजरात के चालुक्यों के भी सामंत थे, यानी वो भी इन्हें शासक स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये मान लें कि अगर कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाए कि प्रतिहारों की किस शाखा के शासकों को केवल सामंत या महासामंत ही माना गया है, तो वो हम कहेंगे कि बड़ोच के प्रतिहार। इतना तो अभी याद रखना आपको। इसके बाद में बात करें, देखो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो हर्षवर्धन ने भीनमाल जीत लिया था। उसकी मृत्यु के बाद में ही तो इनका उदय हुआ है प्रतिहारों का। तो हर्षवर्धन ने भीनमाल का क्षेत्र जीत लिया था और उस समय भीनमाल पर गुर्जर प्रतिहार शासक राज कर रहे थे, सामंत के रूप में ही थे लगभग, कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। इसी समय जब हर्षवर्धन का राजस्थान पर लगभग कब्जा हो गया, यहाँ से प्रतिहारों का छोटे मोटे जो शाखाएं थी मंडोर वाले और दूसरे, तो उनका लगभग सफाया हो चुका था, तब बड़ोच में राजा बना दद्द सेकंड। ये प्रतिहार ही था, इसी के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट। इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं। यानी ये दद्द सेकंड वाले प्रतिहार, ये जो दद्द सेकंड है बड़ोच के प्रतिहार, तो ये हर्षवर्धन के समकालीन शासक है। ठीक है, जबकि जो मंडोर वाले पढ़े थे वो हर्ष के बाद के थे। तो दद्द सेकंड, इसीलिए तो इतिहासकार मतभेद है कि मंडोर वालों से इनका क्या संबंध था। हालांकि मूल पुरुष हरिश्चंद्र को लिखा है सभी प्रतिहारों ने, तो इसमें कोई द्वेष या द्वंद्व नहीं आना चाहिए। तो हम बात करें दद्द सेकंड की और इसकी उपलब्धियों की। तो देखो दद्द सेकंड ने ध्रुवसेन द्वितीय को शरण दी। ये ध्रुवसेन द्वितीय वल्लभी गुजरात, जो गुजरात क्षेत्र में पड़ता है वल्लभी, तो वल्लभी क्षेत्र के राजा थे ध्रुवसेन सेकंड। दरअसल क्या हुआ कि हर्षवर्धन ने भीनमाल को जीतने के बाद में सीधे एंट्री मारी गुजरात में और वल्लभी के राजा ध्रुवसेन सेकंड को हरा दिया।
ध्रुव सेकंड भागकर कहाँ आ गए? दद्द सेकंड के पास, बड़ोच में आ गए। तो ऐसा नहीं है कि दद्द सेकंड ने इनको दुत्कार दिया और वापस भगा दिया डर के मारे कि हर्षवर्धन मेरे क्षेत्र पर भी अधिकार कर लेगा। नहीं, इन्होंने इनको शरण दी, और न केवल शरण दी बल्कि हर्षवर्धन से कहकर इनका राज्य भी वापस दिलवा दिया। तो ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस घटना का उल्लेख नौसारी नामक दान पत्र में मिलता है। नवसारी दान पत्र, जो कि गुजरात में ही है, नवसारी अभी तो जिला है, बड़ौदा क्षेत्र के 706 एडी का 706 एडी का दान पत्र है ये। तो उसमें इस घटना का उल्लेख मिलता है। एक और बात, दद्द सेकंड का जो राज्य था वो काफ़ी विस्तृत था, और उसके राज्य की सीमा की बात करें तो उत्तर में माही नदी, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर माही नदी यहाँ से शुरू होता था, और दक्षिण में कीम क्षेत्र जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ तक। पूर्व की बात करें तो मालवा और खानदेश तक दद्द सेकंड के राज्य की बॉर्डर थी, और पश्चिम में समुद्र तल तक। तो इतने विस्तृत क्षेत्र पर दद्द सेकंड का शासन चलता था, उनकी तूती बोला करती थी इन क्षेत्रों में। तो हम यूँ सीधा सीधा इनके बारे में, दद्द सेकंड के बारे में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने ध्रुवसेन सेकंड को, जो वल्लभी के राजा थे, उनको शरण दी और हर्षवर्धन से उनका राज्य वापस भी दिलवाया। तो इसका मतलब भड़ोच के ये प्रतिहारों में दद्द सेकंड सबसे पराक्रमी शासक थे। दद्द सेकंड के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट राजा इस वंश के नहीं मिलते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट शासक इस वंश के नहीं मिलते हैं। और इस वंश के बड़ोच के प्रतिहारों में अंतिम राजा, उसका नाम लगभग 735 एडी के लगभग उसका नाम मिलता है जयभट्ट फोर्थ। यानी बड़ोच के प्रतिहारों में अंतिम राजा थे जयभट्ट फोर्थ। और इस प्रकार से इसके बाद में ये बड़ोच के प्रतिहारों वाला राजवंश भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद में साथियों अगले प्रतिहार जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मिहिर भोज वगैरह, बहुत ही महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, ठीक है, भोज खुद स्वयं भोज के बारे में तो कहीं इम्पोर्टेंट नरेशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आज तो मुझे आज्ञा दीजिए आप सब, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी अगर यहाँ तक कि काफ़ी ऐसा लगा कि बोरिंग वाला पार्ट है, तो आगे बहुत इम्पोर्टेंट आए और आप यहीं परेशान होकर वीडियो को कहीं पॉज या क्लोज ना कर दे, तो इसलिए आज यहीं विराम देते हैं। आगे के लिए अगला पार्ट अति शीघ्र 1 या 2 दिन में हम प्रसारित कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को शिवजीराम बलौदा जो नोट्स डिपो पे अपन हैं, तो मेरे को प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार। एक बार फिर से साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं अगली बार।